हेलो हाय गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो हमारा ज्योग्राफी क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है। तो मैं जितना पढ़ा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? जितना मैं अभी तक पढ़ाया हूँ आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है, 90% या 80% भी समझ में आ रहा है, तब उसे दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप कोशिश करें, मैंने जो एग्जांपल्स दिया ना अमूर फाल्कन बर्ड की और साइबेरियन बर्ड की, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, रादर देन कि जो बुक्स में दिए गए हैं वो एग्जांपल्स के बजाय साइबेरियन बर्ड का जो मैं एग्जांपल दिया था, साइबेरियन बर्ड जो साइबेरिया से आती है, तो उसके बारे में मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। और मेक श्योर करें कि इकोलॉजी को आप थोड़ा सा, इकोलॉजी जो मैंने डिफिनेशन बताया था ना इंटरेक्शन के बारे में, आप उसे 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे। मैंने एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बताया था, एग्जाम्पल्स थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स लिए थे जो आपको नहीं जानना। मैंने फिर भी कोशिश की थी कि आपको मैं अच्छे एग्जाम्पल से थोड़ी समझाने की कोशिश करूँ, तो मुझे लगता है मैंने सही किया। बाकी आप बताइएगा। बाकी तो क्या मैंने अभी तक क्या बताया आपको? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बताइए, फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है उनकी हमारी लाइफ में, हमारी इकोलॉजी में, हमारी बायोडाइवर्सिटी में, इवन ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पैक्ट है इसका। अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा? अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या इंपॉर्टेंस हमने इस बारे में पढ़ी थी ना। तो उसके आगे मैं क्या कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा क्या रहा था? एक्चुअली मैं आपको पढ़ा क्या रहा था आपको याद होना जरूरी है। मैंने आपको क्या पढ़ाया आपको याद होना जरूरी है। आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें एटलीस्ट। देखिए, रिवीजन करने का दो तरीका होता है ना। आप जो मैंने पढ़ाया आप उसे, मैं अगर 1 घंटे में पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको इसे रिवीजन करें, मैक्स मैक्स 15 मिनट्स लगेंगे। और मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ तो 15 मिनट शाम में लगेंगे, रिवाइज करें, फिर अगले दिन कर लीजिए, फिर एक वीक बात करिए, एक वीक की बात करेंगे तो आपको रिकॉल रहेगा। फिर वीकली या फोर्टनाइटली करेंगे तो आपको याद रहेगा। रिवीजन का यही तरीका होता है, मल्टीपल टाइम रिकॉल करना। रिवीजन मतलब रिविजिट, रिविजिट समझ ना। जो मैं आप एक बार पढ़ चुके हो उसको रिविजिट करिए तो आपको अच्छा से याद होगा, अच्छे एग्जाम्पल से। तो अब मेक श्योर करिए कि आप एग्जाम्पल्स हैं जो डिफिनेशंस हैं अपने लैंग्वेज में ही याद करें। इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो लिखने हो तो आपको मैटर करता है कॉन्सेप्ट समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आना इंपॉर्टेंट है। बाकी लैंग्वेज क्या है आपकी कोई नहीं पूछता। अभी मान लीजिए मैक्सिमम एग्जाम तो देते हैं, अभी तो स्कूल में रिटर्न लिखना है। बाकी जो एग्जाम होते हैं बाद में तो मेनली ऑप्शनल बेस्ड ही होते हैं ना, ऑप्शनल बेस्ड होते हैं। तो वो कोशिश करें कि अच्छी इंग्लिश लिखें, इंग्लिश हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। समझ आ रहा ना? तो छोड़िए, ये तो अलग की बात होगी। तो हम पढ़ रहे थे, अभी क्या पढ़ रहे थे? हम इकोलॉजी पढ़ रहे, फ्लोरा एंड फौना के कंडीशंस क्या है अभी वर्ल्ड में क्या कंडीशंस है, इंडिया में क्या कंडीशंस है। इंडिया में जो 8% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इकोलॉजी पाई जाती है पूरे वर्ल्ड की, फ्लोरा एंड फौना की जो नंबर 8% इंडिया में पाई जाती है, क्योंकि हाईली इकोलॉजिकल डाइवर्स कंट्री है अपना इंडिया। बायोडाइवर्सिटी के मामले में इंडिया अपनी हाईली हाई डेवलप्ड है। 8% ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, 8% ऑफ द वर्ल्ड का जितना बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है। 1.6 मिलियन टू 1.7 मिलियन जो आपको बुक्स में दिया है, इसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है। जो एक्सपेक्टेड नंबर्स है, इसे कई जा रहे हैं टू है, 2 गुना भी हो सकते हैं, 5 गुना भी हो सकते हैं। सबने जो रिसर्च की वो 100% एक्यूरेट नहीं है। ये रिसर्चर से कि 100% नहीं है। एक्सपेक्ट करते हैं, आपने सभी चीज़ों को नहीं देखा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपने हर तरह से नहीं ढूंढ लिया, ठीक है ना। तो हम इसके बाद क्या पढ़ रहे थे? आयुसीएन। आयुसीएन मैंने बताया था, आयुसीएन क्या है आपके रोल, आयुसीएन का रोल क्या है? इट्स वर्ल्ड बॉडी और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है आयुसीएन? मैंने आपको क्यों बताया था? हमने इंडिया में तो बात कर दी, कौन सी स्पीसीज है, कौन से फ्लोरा और फौना की जो स्पीसीज है इंडिया में क्या स्थिति है, इंडिया में क्या कंडीशन है, उनके नंबर्स क्या हैं। अगर इंडिया में जो हैं तो अगर वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, या अगर हमने इंडेंजर्ड कैटेगरी में डालना तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन एक आईयूसीएन वर्ल्ड बॉडी है, बॉडी समझना, जो बॉडी मतलब क्या है, उसे रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का टाइप काम है, कलेक्ट्रेट का काम है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी उनकी है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले। एक पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। इसी तरह इनका काम है ना, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्स, ये इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं जो वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। एक मेंटेन होना चाहिए। देखिए, आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि टोटली आप जंगलों को काटना बंद कर दें। आपको नीड है फॉरेस्ट की, वुड्स की लकड़ियाँ जो हमें जंगल चाहिए, बारिश चाहिए, मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं, उसमें फॉडर होती है, फॉडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रबड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्लू के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें उनकी नीड है। लेकिन क्या हम उनका इस्तेमाल एकदम एकदम जो है इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में करें?
मैनेज करना है, बैलेंस वे में चलना है। इवन गांधी जी बोला था ना, हमारे नेचर में हर कुछ सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, लेकिन किसी को लालच के पूरा करने के लिए नहीं, लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो क्या समझना है, हमें ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हम एकदम बंद कर दें, ये जंगलों को काटना एकदम बंद कर दें। कल से आपके घर में जो टेबल है उसको टेबल एकदम, जो आपके घर में है वो लकड़ी का टेबल उसको हटाए, प्लास्टिक प्लास्टिक भी तो आपका आपके लिए इन्वायरमेंट के लिए बैड है ना, इन्वायरमेंट के लिए सही तो नहीं है प्लास्टिक, प्लास्टिक आपके इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करने का करना है। आप उससे आज के समय में आप उसे टोटली टोटली आप उसका बाइकआउट नहीं कर सकते हैं, बाइकआउट नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन के जो कवर है, मोबाइल फ़ोन के जो बैक कवर है, मैक्सिमम चीज़ें प्लास्टिक का यूज होना ही होना है, प्लास्टिक का यूज हो ही रहा है। ये मेरा जो ये व्हाइट बोर्ड इसमें ये प्लास्टिक है, मार्कर इसे प्लास्टिक। तो क्या हम पूरी तरह किसी चीज़ को त्याग सकते हैं क्या, बाइकआउट नहीं कर सकते। तो क्या हमें मैनेज करना है, बैलेंस वे में काम करना है, बैलेंस वे में बात है। मैंने कल मुफासा द लायन किंग वाला एग्जांपल लिया था ना, आपको बताया था कि हमें वो जो मुफासा द लायन किंग जो मूवी है उसमें बोलता है, जो लायन होता है, लायन किंग जो अपने कब को समझाता है, जो मुफासा जिसका है, क्या बोलता है, हम ऑल्दो वी हंट डियर्स एंड ईट देम एज अ फूड, बट क्या हम उनके हम ऐसा तो नहीं करते ना एक ही दिन में सारे डियर को मार जाए खा जाए, लेकिन नहीं, वो कहता है कि हमें बैलेंस करना है, हम उन्हें खाते हैं क्योंकि हमारी नीड है, हमारी फूड है वो। तो क्या हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करें, हमें बस उतना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम करते हैं तो हम इकोलॉजिकल साइकिल को, फूड साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे, जो कि हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, नेचर के लिए अच्छा है और अर्थ के लिए नहीं अच्छा है। क्या समझे। तो IUCN का क्या काम है, इसका मैं एग्जाम्पल क्या फुल फॉर्म लिखता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, एक ही जगह लिख देता हूँ विलेज करके, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है IUCN का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने फुल फॉर्म्स हैं ना आप उसको एक जगह लिखें, वेदर आपको वो ज्योग्राफी का फुल फॉर्म हो या इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म हो या हिस्ट्री का भी हो या पॉलिटिकल साइंस के, आप कोशिश करना मतलब एक 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 पेज बना लें, 2 पेज बना लें, इसमें ज़्यादा हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री में कम फुल फॉर्म्स होते हैं, ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा मिलेगी, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा मिलेगी। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए आप 3-3 4-4 पेज का एक पेज बना दीजिए, बुकलेट बना लीजिए, एक्चुअली बुकलेट, पेज तो क्या मतलब बुकलेट बोलेंगे उसे। तो उसमें जितने भी आपको ये मिलते हैं ना, क्या नाम है, फुल फॉर्म, तो उन्हें चैप्टर वाइज नेम लिखिए, चैप्टर है इसमें ये फुल फॉर्म है, ये है फुल फॉर्म, ये है फुल फॉर्म। आप उस एक चैप्टर में जितने फुल फॉर्म से एक जगह लिख लीजिए, अगला जो चैप्टर सब्सिक्वेंट चैप्टर है उसमें एक जगह लिख लीजिए। इस तरह आपको एग्जाम के टाइम रिवाइज करना है, एग्जाम के टाइम में अब ढूंढना नहीं पड़ेगा बुक में क्या लिखा है ना। तो क्या हमने IUCN के बारे में समझा था, IUCN में क्या रोल है, जो वर्ल्ड में फ्लोरा एंड फौना के नंबर्स हैं, जो उनकी नंबर्स एक्चुअल नंबर्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। नंबर मतलब क्या, काउंट करते हैं क्या, वो काउंट नहीं करते, उस सिचुएशन को बताते हैं, उनके क्या कंडीशन है अभी, उनकी क्या कंडीशन है वो बताते हैं। तो समझ में आया? तो जैसे हम बात करते हैं कि कोई अगर जैसे कैटल, कैटल हो गया, काउ हो गया, बुफैलो हो गया, रोडेंट्स है, और एक लायन के बारे में सुनते हैं। क्या आपने रोडेंट्स के लिए चूहे हैं उनके लिए रिजर्व सुना है क्या, जैसे टाइगर रिजर्व सुनते हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व सुनते हैं, नेशनल पार्क सुनते हैं, क्या रोडेंट्स के लिए सुना है? नहीं, क्यों नहीं सुना? कॉकरोच के लिए सुना है? नहीं सुना होगा आपने, 100% नहीं सुना होगा। क्या कुछ चीज़ें ना जिन्हें हमें जो उनकी जिनके नंबर कुछ चीज़ें हैं जिनके नंबर कांस्टेंट है, नॉर्मल है, उनके उनका नंबर जो है ना अभी अपने हमारी कॉलेज में बहुत फ्लक्चुएट नहीं हुआ कि उन्हें हमने नुकसान पहुंचा दिया है। 1 मिनट वेट करेंगे आप।
चलिए सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने 1 मिनट का ब्रेक लिया है। ब्रेक क्या, ये मुझे परेशान कर रहा है तो मैंने वो रिफिल लगा दी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप पढ़ रहे थे आयुषियन पढ़ रहे थे। आयुषियन में मैंने क्या बताया आपको, ये जो संस्था है वर्ल्ड बॉडी है, ऑर्गेनाइज करती क्या, रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना मतलब क्या, उनकी इस करंट सिचुएशन क्या है वर्ल्ड में जो फ्लोरा एंड फौना के नंबर्स हैं क्या नॉर्मल है। मैंने क्या बताया, तो मैं अभी क्या बता रहा था आपको, जो रोडेंट्स हैं क्या, जो आपके घर में पाए जाते हैं, रोडेंट्स हो, चूहे, कॉकरोच, कॉकरोच, बुफैलो, बकरियाँ, गोट्स, तो हम उन्हें बोलते हैं क्या कि हमें उन्हें बचाना है। उसके लिए टाइगर रिजर्व, जैसे टाइगर रिजर्व सुनते हो, चीता रिजर्व सुनते होंगे। रिजर्व के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स के लिए बर्ड सेंचुरी होती है, क्या आपने सुना है क्या, बकरियाँ हैं यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की, या अलग 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 स्पीसीज, सॉरी वैरायटी का स्पीसीज बोलेंगे। बकरियाँ हैं, चूहे हैं, हम ऐसा बात नहीं करते ना। हम उनका नंबर बहुत कम नहीं हुआ, उनका नंबर नॉर्मल है। और हैं भी नहीं भी हैं तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क मैं बोल सॉरी मैं नहीं बोल सकूँगा तो फर्क नहीं पड़ता। नंबर वो है, यानी कि जो करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं आयुष्य, उनके नंबर से सिचुएशन क्या है वर्ल्ड में, उनके बारे में बताते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या, आयुष्य छः डेटा थे, 6 कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं फ्लोरा एंड फौना को। क्या है, रियल स्पीसीज, नॉर्मल स्पीसीज हो गया, नॉर्मल स्पीसीज हो गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, वल्नरेबल स्पीसीज हो गई, एक्सट्रीम की स्पीसीज हो गई, रियल स्पीसीज हो गई, इंडेमिक स्पीसीज हो गई। ये 6 स्पीसीज हैं जिनकी मतलब कैटेगरी डिवाइड कर दी हमने। क्या आईयूसीएन ने क्या किया, आईयूसीएन ने क्या किया, कैटेगरी बना दी। किसे, जिससे अलग अलग जो ग्रुप के मेंबर्स हम अलग अलग कैटेगरी रखते हैं ना, इनके नंबर से इतने, इनके नंबर से इतने, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, ऐसे उन्होंने क्लास बना रखा है। क्या है, क्लास बना रखा है, जिससे क्या होगा, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी हमें प्रिजर्व करना है, किसी कंजर्व करना है। कोई प्लांट है, अगर वो उसका बोटनिकल हब है, मतलब कोई मेडिसिनल क्वालिटी है, तो क्या उसे हमें प्रिजर्व करना है। या कोई एनिमल है, उसे हम कंजर्व करें, बचाएं, प्रोटेक्ट कर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। तो क्या अलग अलग नंबर दे देते हैं, मतलब अलग नंबर्स मतलब क्या, नंबर्स मतलब क्या समझ है, जैसे काउंटिंग नंबर्स नहीं है, काउंटिंग नंबर्स नहीं हो। जैसे रेड अलर्ट सुनते हैं, जैसे अभी तो क्या बोलते हैं, जैसे बरसात का मौसम आएगा, मानसून सीजन आएगा, देखा रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट। तो अलग अलग अलर्ट आपको क्या बताता है, अलग अलग कलर आपको क्या बताता है कि अभी सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है, हमें क्या करना है, बाहर कब निकलना है, कब हमें पानी छोड़ कर रखना, बिजली कब कर सकते हैं हम, क्या अगर रेड अलर्ट है तो हम क्या सोचते हैं, पानी भर ले अपने टंकी में अपने उसके अकॉर्डिंग पानी भर ले। जैसा सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं ना। समझ में आया। तो क्या आईयूसीएन ने 6 कैटेगरीज बनाई है, 6 कैटेगरीज बनाई है, 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हम फ्लोरा एंड फौना को। क्या नॉर्मल स्पीसीज हो गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई, वल्नरेबल स्पीसीज हो गई, एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गई, रेयर स्पीसीज हो गई, और एंडेमिक स्पीसीज हो गई। तो सबके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, समझे है ना। इसमें क्या है, ये जो मैंने छः स्पीसीज नाम दिए ना, अलग जो 6 कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है, उसमें क्या एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी एमसीक्यू में सीधे आ सकता है, एमसीक्यू में सीधे आ सकता है। अब आप आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछ ले, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ ले, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आपको, आईयूसीएन ने जो 6 कैटेगरीज बनाई, अब उनके बारे में डिस्कस करें, डिटेल में बताएं। हो सकता है दो ही के बारे में पूछ ले, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, रेयर स्पीसीज क्या है, एंडेमिक स्पीसीज क्या है, या किसी के बारे में डिफिनेशन ही पूछ ले, और 2 नंबर के सवाल वाला डिफिनेशन ही पूछ ले और एग्जाम्पल पूछ ले, ये भी पॉसिबल है। समझ में आएगा। तो मैं क्या बताया, शुरू करता हूँ। तो जो 6 कैटेगरी है मैं वहाँ शुरू करता हूँ, ठीक है। अब वो समझ में आ रहा हो, मेरी एनर्जी डाउन तो नहीं दिखनी, मैं ऐसा ट्राई करूँगा आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं थोड़ा थोड़ी धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट रखने की कोशिश करूँ, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मैं लो पड़ गया, मैं ऐसे कोशिश कर ट्राई कर रहा हूँ। मैं खुद भी देखता हूँ अपने वीडियो ना, तो मैं ट्राई करूँ मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है, मैं धीरे बोल रहा हूँ कि नहीं धीरे बोल रहा हूँ, तो चेक करना होता है, क्योंकि मैं नया हूँ इस फील्ड में, ठीक है। यहाँ क्या मार्कर यार, मार्कर सॉरी, बहुत दिक्कत हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है। चलते हैं 6 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू आयुषियन, 6 कैटेगरी, 6 डिफरेंट कैटेगरी, 6 डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू 6 कैटेगरी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, 6 कैटेगरी ऑफ फ्लोरा एंड फौना अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू राइटिंग में अकॉर्डिंग टू आयुषियन। इसका आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, मैं हर बार इसका शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा, फुल फॉर्म लिखना पॉसिबल नहीं, बड़ा नाम है, ठीक है। क्या है, क्या है,
और आके नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज पहले सभी का नाम लिख देता हूँ, फिर आपको मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बतानी, मैं फिर भी डिटेल में सोचूंगा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्या है दूसरा? इंडेंजर्ड स्पीसीज। मैं सोच रहा हूँ इसको जल्दी में बता दूँ, जल्दी से बता दो। आगे के जो टॉपिक्स है जैसे रीजन्स क्या है, रीजन्स क्या है, फ्लोरा एंड फौना की कम होने की, बायोडाइवर्सिटी कम होने के, उससे मैं थोड़ा टाइम देना चाहूँगा। उस पर जो टाइम देना मैं लिंक करूँगा, आपको हिस्ट्री जोड़ोग्राफी दोनों को लिंक करूँगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा इसको खास बताऊँगा इंडेंजर्ड स्पीसीज। और मैं एग्जाम्पल लिख दूँ जो आपको बुक्स में एग्जाम्पल लिख दूँगा। तीसरा क्या है? वल्नरेबल। आपको इसके नाम से भी समझ में आ रहा है, 10th क्लास के बच्चे तक वो समझ में आता ही होगा इतना तो। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन इस पर मैं जितना टाइम देता हूँ, मैं जितना एक्सप्लेन करता हूँ उससे कम करूँगा। फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज। एंडेमिक। आपको नाम सुना सुना लगा होगा, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, सुना जैसा लगता होगा। क्या? सिक्स्थ है एक्सटिंक्ट। क्या? सिक्स एक्सटिंक्ट है। क्या है ये? 6 कैटेगरीज हैं। ये क्या है? नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्या है? IUCN ने 6 कैटेगरीज बना रखी है फ्लोरा एंड फौना के लिए। फ्लोरा एंड फौना के लिए 6 कैटेगरीज बना रखी है। ये करंट सिचुएशन के बेसिस पे कैसे, उनका सिचुएशन क्या है। कोई अगर स्पीसीज है, जैसे कोई स्पीसीज है, कोई स्पीसीज क्या है, जैसे लायन है या चीता। चीता की बात करते हैं, चीता के नंबर बहुत कम होते हैं, कंसिडरेबली हमें उनके नंबर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं, कमी दिखाई दी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रिजर्व्स बनाते हैं, रिजर्व्स बनाते हैं, ब्रीडिंग सेंटर ओपन करते हैं। तो क्या है, कैसे पता चलता है आपको चीता का नंबर कम हुआ है? IUCN और नेशनल बॉडीज भी होती हैं, वो नेशनल बॉडी भी रिसर्च करती है, क्या क्या बताती है कि उनके नंबर्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करती है। ठीक है, तो आपको समझ में क्या नॉर्मल स्पीड से क्या सोचते हैं, जिनके नंबर्स नॉर्मल है तो उनके बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, सर्वाइवल के नॉर्मल है। क्या है? तो गाय हो जाएगी आपकी, रोडेंट्स हो जाएंगे, कैट्स हो जाएंगे। क्या है? गाय, रोडेंट्स, कैट्स। दूसरा एंडेंजर्ड, वैसे स्पीशीज जो अभी डेंजर है, पूरी तरह खत्म भी नहीं है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। क्या है, पूरी तरह ऐसा नहीं है ना, बहुत है ना बहुत अमीर है ना बहुत गरीब है, मिडिल क्लास है, सेम उसी तरह है, सेम वही है। अब देखिए इंडेंजर्ड वल्नरेबल है ना, इंडेंजर्ड वल्नरेबल इंडेंजर्ड, बस थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। और तो देखिएगा ना सारी चीज़ें एक जैसे ही रहेगी, आपको कहीं सारे इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो आप एग्जाम्पल से थोड़ी याद रखना है। ठीक है, इसमें वो स्पीसीज आएगा ना जो इंडेंजर्ड है, डेंजर कैटेगरी, डेंजर है, पूरी तरह खत्म भी नहीं है या बहुत ज़्यादा उनके नॉर्मल, उनकी नंबर्स नॉर्मल भी नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे इंडेंजर्ड। जैसे कि लायन, लायन की जो नंबर्स हैं हमें कमी दिखाई दे रही है, उनमें कमी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? कमी दिखाई दे रही है। इसमें क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, लायन हो जाएगी, ब्लैक ब्लैक बक हो जाएगी, इंडियन राइनो हो जाएगी, क्रोकोडाइल्स होगी। ठीक है, क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो, लायन, इनके नंबर्स ना कम हमें दिखा दिए। जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इनके नंबर्स में कमी दिखाई दी है। क्या है? उनके नंबर्स में कमी दिखाई दी, तो क्या इंडेंजर कैटेगरी, पूरी तरह एक्सटिंक्ट होने के कगार पे भी नहीं, पूरी तरह एक्सटिंक्ट होने के भी बेसिस पे नहीं है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। आपने ये कंजर्व नहीं किया, बचाएंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और ना पूरी तरह नॉर्मल है, तो क्या है, इन्हें हम एंडेंजर्ड कैटेगरीज बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। तो तीसरा क्या है? वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या, अब लोग ऐसा सेम ही जैसा था नाम है, सेम ही है, कैटेगरीज बस अलग बांट दी, कैटेगरीज बस अलग हो गई दोनों से। क्या जो उनके जो वल्नरेबल समझते हैं वो व्यक्ति वल्नरेबल कंडीशन है, वल्नरेबल सोसाइटी है, वल्नरेबल सोसाइटी है, वल्नरेबल सोसाइटी की बात करते हैं। वल्नरेबल बस सेम हुई है। वल्नरेबल क्या है? वल्नरेबल में जिनके, देखिए उनके जो नंबर्स है ना ऐसी कंडीशन में आ गए, बहुत कम हो गए हैं। सब सब में ये जो है इनमें हमें नंबर कम होने की बात करें, सब में नंबर कम हो गई, इससे पूरी तरह नंबर खत्म हो गई है। इसमें मैं बताता हूँ, एक एरो बना देता हूँ, क्या है, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर। ये देखिए, इसमें ना ऊपर तो नॉर्मल है, नॉर्मल ऊपर, जैसे जैसे नीचे आते गया, जैसे जैसे नीचे आते गया, जैसे ग्राफ होता है, ये ग्राफ है ना, ग्राफ ऊपर, ग्राफ नीचे आ रहा है, ये ग्राफ नीचे आता है, जैसे जैसे नीचे नहीं, ग्राफ नीचे आते गया। क्या है? ग्राफ नीचे ही आते गया एक समय में, जो ये पहला कैटेगरी नंबर स्पीसीज सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या, इंडेंजर्ड स्पीसीज आ गई यहाँ पे, इसके बाद वल्नरेबल आ गई,
रेयर आ गई, एंडेमिक आ गई, और एक आएगी ना और एक आएगी एक्सटिंक्ट। उनके नंबर से नहीं, वो बचे ही नहीं है। ना कोई आपके देश में है, ना राज्य में है, ना ना हो सकता है कॉन्टिनेंट में ना हो सकता है पूरे अर्थ में ना बचे, हो सकता है पूरे अर्थ में ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें नंबर से बता दें, नंबर नंबर को डिफाइन करिए। अगर नॉर्मल स्पीसीज है तो नॉर्मल है, उनके आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। इसमें नो नीड ऑफ कंजर्वेशन, क्या है, नो नीड ऑफ कंजर्वेशन है, इसमें हमें कंजर्व नहीं करने की जरूरत है। इस बाकी ये जो है ना, ये जो है हमें बैलेंस जो है हमें कंजर्व करना है। मतलब कुछ है जो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो उनके वो दिखाई नहीं देते, कुछ प्लांट स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज वो दिखाई नहीं देते। अब बुक में क्या एग्जाम्पल दिया था, एक महुआ का एग्जाम्पल दिया था ना, मेदुका करके एग्जाम्पल दिया था आपका, क्या दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था आपका, क्या एग्जाम्पल था, मेदुका इन साइंस था, INSIGNS, मेदुका इन साइंस था। ये वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ है, महुआ सुना होगा ना, इंटॉक्सिकेंट है। तो क्या ये पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं भी, तो इनका मतलब मिलते ही नहीं है, मतलब हो सकते हैं नहीं है। तो हमें एकदम क्लियर कट बहुत एयर टाइट कंटेनर की तरह बात नहीं करते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब है ही नहीं, है ही नहीं, हो सकता हो नहीं मिलती हो, जब हो सकता है पूरे राज्य में एक ही पौधा हो, उसे एक्सटिंक्ट ही बोलेंगे हम, समझ रहे हैं। तो क्या अपने नंबर्स कम होते दिखा देंगे। आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ इसके बाद, इसमें क्या एग्जांपल्स दिया आपकी बुक में, बस आपको उतना याद कर लीजिए, सफिशियंट है। लेकिन रियल स्पीसीज क्या है, रियल स्पीसीज मैं बताता हूँ आपको, वैसे स्पीसीज ना, तो जो रेयरली दिखाई देते हैं, रेयरली ही दिखाई देते हैं, उसे हम रियल स्पीसीज बोलते हैं। इसमें अंतर है, एंडेमिक स्पीसीज में अंतर है, एंडेमिक स्पीसीज जो है इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। क्या है इसमें, क्या एग्जांपल है रियल स्पीसीज में आपके, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफैलो, डेजर्ट फॉक्स, पहली बार फॉक्स डेजर्ट में पाया जाता है। हाँ, तो क्या है रेयर स्पीसीज, एंडेमिक देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक स्पीसीज मतलब क्या है, एंडेमिक स्पीसीज ना ऐसे स्पीसीज जो पार्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, पार्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। पेंगुइन है, नहीं देखा होगा रील्स में, बहुत क्यूट से लगते हैं। उनका लोकेशन फिक्स कहाँ मिलता है, सबके बारे में सबको पता है। कुछ स्पीसीज ऐसे, कुछ पौधे ऐसे वहीं पाए जाते हैं, उनका नंबर वहीं वहाँ पे भी खत्म हो रहा है, वहाँ पे भी उनके नंबर में कंसिडरेबली डिस्ट्रक्शन दिखाई दी है, लो दिखाई दिया है। तो क्या उसी को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एंडेमिक सुना होगा, पैंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो गया, एंडेमिक जो एपिडेमिक एंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं, तो छोटे लेवल पे हो, छोटे रीजन में हो, छोटे एरिया में हो। तो इसी तरह एंडेमिक जो है, एपिडेमिक एक छोटे रीजन पर वहीं पर पाई जाती है, कोई पौधा है या कोई जानवर है सिर्फ उसी रीजन में पाया जाता है, उसके नंबर्स में कमी आती है, उसका बोले एंडेमिक ग्रोथ बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। इसमें क्या एग्जाम्पल, अंडमान टेल, निकोबार पिजन, निकोबार सुना है, अंडमान निकोबार निकोबार में पिजन पाया जाता है, अंडमान वाइल्ड पिग हो गया। तो क्या ये सारी चीज़ें ना रेयर है, इसमें यहाँ कम लोग रहते हैं, यहाँ कम लोग रहते हैं। हो सकता है कोई जैसे हिमालय की ऊँची चोटियों पे कोई पौधा होगा जो पाया जाता होगा नेपाल में, इंडिया में, चाइना में, अब वो नहीं रहे, खत्म हो गए, या किसी रीजन पर पाए जाते हैं, बहुत नंबर्स कम हो गए, जैसे हम एंडेमिक स्पीसीज बोले, किसी रीजन में नहीं पाई जाती है कोई चीज़। पेंगुइन जैसे अंटार्कटिका की बात करें, उसे आपको लगता है अंटार्कटिका में कोई नहीं कोई रहता होगा, कोई जीव रहता ही होगा, ऐसा नहीं होगा कोई नहीं रहा। तो क्या उसी रीजन में पाए जाते हैं, उन्हीं हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। क्या एंडेमिक स्पीसीज क्या है, आपको समझ में आया, मैं आपकी एग्जाम्पल से सफिशियंट होगा। बाकी जो आगे के पॉइंट है ना, आगे के पॉइंट है रीजन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, या नंबर्स में कमी के रीजन्स क्या है, डिप्रेशन के रीजन क्या है, वो मैं आपको डिस्कस ज़्यादा पॉइंट में करूँगा। आपको समझ में आ गया ना, मैं बस एग्जाम्पल लिख दूँ इसके बगल में, जो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपको आगे इससे समझ में आएगा, मैंने पूरे समझा दिया। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने आप को समझ में आ जाएगी, इसमें काम जो भी नहीं करा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ज़्यादा टाइम देना मेरे को, समझ में आ गया। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये देखिए, नो नीड ऑफ कंजर्वेशन है नॉर्मल स्पीसीज में, इसलिए या तो टोटली एक्सटिंक्ट, टोटली एक्सटिंक्ट, टोटली एक्सटिंक्ट है, टोटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो प्रजाति मिलती ही नहीं है। वो प्लांट की भी हो सकती है या पौधे की भी हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, समझ में गया ना आपको। ये नंबर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीजिंग मैनर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ में। मैं इसके एग्जाम्पल से लिखूँ इसके बारे में बगल में, एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट आपकी MCQ में आ सकता है, ये आ सकता है, क्या आता ही नहीं। मैं जानबूझ के धीरे बोल रहा हूँ, इंटेंशनली धीरे बोल रहा हूँ, इंटेंशनली धीरे बोल रहा हूँ, मैं चेक कर रहा था तो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आज।
आवाज़ में चेंजेस के कारण कंटेंट में कमी तो नहीं आई है। क्या है इसमें, क्या लिखेंगे आप? इसमें क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल देखिए, पता है जैसे अपने नॉर्मल लिखा है, मैं यहाँ पे काउ लिख दूँ, बुफैलो लिख दूँ, गोट लिख दूँ, लेकिन मुझे तो पता है काउ, बुफैलो, गोट लिख सकता हूँ, लेकिन क्या आपको बुक मुझे दिया नहीं इंपॉर्टेंट है, उससे मैं एग्जाम्पल सकता हूँ। क्या है? कैटल, रोडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल सबको याद होना चाहिए ऑन द फिंगर टिप्स। अगर फिंगर टिप्स होने चाहिए कुछ एग्जाम्पल, साल, सेल, पाइन, एग्जाम्पल सबको याद रखना, ठीक है ना? एग्जाम्पल सबके एग्जाम में आता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज आपको बुक पे क्या दिए, वैसे आप किसी को भी मतलब जिनके नंबर्स हैं उनका आप इंडेंजर्ड स्पीसीज ही बोलते हैं। ब्लैक बक, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो, इंडियन राइनो, क्या है? और किसी वल्नरेबल, वल्नरेबल में क्या होगा? ब्लू सीप, ब्लू सीप। एक ही एग्जाम्पल आपको बुक में इसे याद रखिएगा, रेयर स्पीसीज में लिखिएगा। हिमालयन ब्राउन में देखिए, हिमालयन ब्राउन बेरी पाए जाते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्राउन बियर, then what? Wild asiatic buffalo, wild asiatic buffalo, अच्छा मैंने कल आपको जो बताई थी इकोलॉजी बताई थी, वो समझ में आया था कि नहीं? इकोलॉजी के बारे में इंटरेक्शन जो मैं बता रहा, इंटरेक्शन बता रहा था, मैंने पूरी कोशिश की थी आपने कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, मैंने उसके लिए पढ़ा भी था फिर से। तो जैसा आपको बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। बाकी मैंने पूरी कोशिश की थी, आपको अगर 80% भी समझ में आया ना, मैंने एग्जाम्पल्स दामोद फाल्कन बर्ड के दिए थे और सेवेरियन बर्ड के दिए थे, और मुफासा द लायन किंग से भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया था। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपको समझ में आया हो, ठीक है ना? तो छोड़िए, बाकी तो मैंने थोड़ी मेहनत की थी इसमें। ठीक, अंडमान टेल, अंडमान, अंडमान भी बोलते हैं इसको, अंडमान टेल, क्या है, निकोबार पिजन। एटलीस्ट कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऑन और टिप्स होने चाहिए, ऐसा नहीं आपको ऐसा ऐसी जैसे नॉर्मल स्पीच होनी चाहिए ना, जैसे आपको एग्जाम में टेस्ट में आ जाए, तो अरे एग्जाम में भी आ जाए, फिर आपके बोर्ड में भी आ जाए, नॉर्मल स्पीसीज की आपको अपने से लिखना है। कैटल आप काउ लिखने गलती नहीं है, काउ अगर लिख देते हैं गलती नहीं है। इंडेंजर्ड स्पीसीज अगर स्पैरो लिख देते हैं, जो कि नॉर्मल एग्जाम्पल्स है, वल्चर्स लिख देते हैं, वल्चर्स लिख देते हैं, फॉक्स लिख देते हैं, तो ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं आपके बुक में नहीं दिया, वो सही है, एग्जाम्पल सही है, एग्जाम्पल्स वो सही है, ठीक है ना? वो एग्जाम्पल थे, और तो ये आईसीएम ने रिकॉग्नाइज किया इसे। बाकी वो भी ऐसा नहीं बस ये तीन ही कि इंडेंजर्ड कैटेगरी के, इंडेंजर्ड कैटेगरी में बस ये तीन ही एग्जाम्पल्स आपके बुक में इतने दिए हुए हैं, आपके बुक में ही बस इतने दिए, ऐसा नहीं कि आईयूसीएन ने बस ये तीन नाम ही दे दिए आपके बुक में, बस तीन नाम दे दिए कि इंडियन स्पीसीज में से ही तीन, बाकी सब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है ना। तो बहुत सारे स्पीसीज हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में बहुत सारे स्पीसीज, 1.6 मिलियन, 1.7 मिलियन की बात करते हैं, 1.7 मिलियन, 17 लाख होते, 17 लाख बोलते हैं, 1.7 मतलब मिलियन मतलब क्या, 1.7 मिलियन मतलब क्या, 17 लाख, ह्यूज नंबर, ठीक है? आप एग्जाम अपने से लिखते तो गलत नहीं है, लेकिन मैंने क्यों चीज कहा कि आपको समझ में आए क्या? एशियाटिक चीता लीजिए, एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, क्या समझे? एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड बक, पिंक हेडेड बक, मैंने इसका फोटो देखा गूगल पे, आपके कैंडिडेट में दिया हुआ, पिंक हेडेड बक नहीं दिया, इसमें क्या दिया कैंडिडेट में आपके, कैंडिडेट ने आपके क्या दिया है? अच्छा, निकोबार पिजन के एग्जाम्पल दिया, एंडेमिक स्पीशीज में दिया, एंडेमिक स्पीशीज में देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखे ना, निकोबार पिजन, काफ़ी सुंदर है, देखिएगा आपको देखना हो तो, मैंने भी देखा थोड़ी है सारे को, मेरे जो सारे हैं मैं सभी को देखा थोड़ी है, शायद कुछ को ही देखा हूँ वैसे तो, मैंने भी सिर्फ कुछ ही देखे हैं, क्या कुछ में क्या नॉर्मल स्पीशीज नहीं देखा मैंने, उसमें स्कैटर रोडेंट, स्टाइल अल्पाइन क्या होता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ठीक है, तो आगे बढ़े ना, आपको समझ में आया ये? इसके आगे जो है ना आपको वो इंपॉर्टेंट समझना है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें टाइम लूँगा, ठीक है? ऐसा ना लगे आपको मैंने आज अच्छे से मेहनत नहीं की, मैंने आपको ज़्यादा समझाया नहीं इसमें, टॉपिक इससे अधिक टाइम डिमांड नहीं करता था, क्या है ना, इससे अधिक टाइम डिमांड अगर इसको टाइम देते हैं बोरिंग हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, मैंने ट्राई करके देखा, मुझे भी लगता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करता हूँ कुछ टॉपिक्स को, तो सब में मैं और तो ये नहीं करूँगा, जिसमें मैंडेटरी है, ज़रूरत है, उसमें आपको टाइम दूंगा ही, ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या पढ़ना है हमें आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आगे क्या पढ़ेंगे, रीजंस क्या है इसके, रीजंस जो है क्या है, जो ये डिप्लीशन हो रहा है फ्लोरा एंड फौना की, जो ये डिप्लीशन की रीजंस क्या है, डिप्लीशन जो हो रहा है उसके रीजंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी में जो कमी है उसके रीजंस क्या है, आप खुद से सोचिए रीजंस क्या है, क्या है रीजंस। इंडस्ट्रियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, आप खुद बताएं, आप खुद सोच सकते हैं क्या है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर एक्सपेंशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। पहले हम इसे इम्पोर्ट उतना ही, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में जब अंग्रेजों ने ना एक्सपेंशन, मतलब जो जंगलों की काफ़ी कटाई की थी, किस लिए, एक्सपेंशन, इंडिगो के लिए, इंडिगो के लिए, जो ओपियम, ओपियम का खेती होती थी उसके लिए, तो उन्हें काफ़ी मात्रा में फॉरेस्ट को कटवा देते हैं, डिफोरेस्टेशन का। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इज अ बिग रीजन, फ्लोरा एंड फौना का हम डिप्रेशन कर रहे हैं। अगर कोई रोडवेज बन रही है, कोई हाईवे पास हो रहा है, कोई डैम बन रहा है, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम से भी, डेवलपमेंटल वर्क्स जो है उसकी वजह से भी क्या, फॉरेस्ट में डिप्रेशन होती है। कैसे, जैसे कोई डैम बन रहा है, डैम के अगल बगल कम से कम कुछ किलोमीटर का एरिया पूरी तरह क्लीन हो जाता है, तब गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करती है क्या, डैम बनाने के पर्पज से वहाँ से, और भी क्या, ट्राइबल कम्युनिटीज भी वहाँ से जाती है। और तो ये दूसरा मैटर है, हम ह्यूमन से भी बात नहीं कर, फॉरेस्ट की बात कर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो हमें ये भी पढ़ना है इसमें, क्या ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्या है प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो क्या, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट की जो चीज़ें उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी, जैसे अब हर कुछ लकड़ी कहीं बना, लकड़ी कहीं बना रही है, जैसे बोर्ड, ये भी लकड़ी का है, लकड़ी का है। मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ वो भी लकड़ी का है। जो जिस आपने फैंसी फैंसी क्या दरवाजा देखा होगा ना, पलंग देखा होगा, सारी लकड़ी की तो होती है। लकड़ी से क्या, जंगल से हम क्या प्राप्त करते हैं, रबड़ प्राप्त करते हैं, जेल प्राप्त करते हैं, रबड़ जेल यानी ग्लू, रबड़ जेल, पाउडर, रूट्स, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स है, सारी हम जंगलों से प्राप्त करते हैं। वो सारी रिसोर्सेज वहीं की तो हैं। तो क्या, और क्या बात करें, माइनिंग, माइनिंग मैं और भी इसमें लिखूंगा, मैं अपने से ही बता रहा हूँ पहले इसको। मैं जैसे क्या बोलते हैं, ओवर ग्रेज, ये पॉइंट्स आप खुद से ही सोच सकते हैं, ये पॉइंट्स आप खुद से सोचिए क्या है। आप देखते हैं, आपने भी तो देखा है क्या, फॉरेस्ट कट रहा है, क्यों कट रहा है, आपने देखा कि कोई रोड पास हुआ है, तो कोई डैम बना है, गवर्नमेंट ने कोई रोडेज पास की, क्या रोड बनना है, तो सारे पेड़ पेड़ काट दिए जाते हैं, सारे पेड़ काट देते हैं। तो क्या है, उससे भी तो हमारे फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसकी डिप्रेशन हो रही है। तेलंगाना केस, तेलंगाना वाला जो केस था, जो जंगल कांची गाची बोली फॉरेस्ट जो था, कांचा गाची बोली फॉरेस्ट, उसमें इसके लिए, इसीलिए तो बाइकआउट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बाइकआउट क्या, प्रोटेस्ट बोलेंगे उसे, प्रोटेस्ट किस लिए होता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुँचाया जाए। ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से वैसे सारे पेड़ पौधे कम बचे, तो हम ऑक्सीजन कहाँ से ब्रीथ करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से ब्रीथ, हमें गर्मियाँ बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा एमिट होंगी। तो क्या, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स रहते हैं उसे मेंटेन करते हैं, चेक एंड बैलेंस से काम करते हैं प्लांट्स। तो और नंबर से, और प्लांट्स के नंबर को कंसिडरेबली लो कर देते हैं, लो पे ला देते हैं, एकदम कमी ला देते हैं उसमें, हमारे लिए तो नुकसान है। अरे आप देखेंगे माइनिंग करेंगे, हम वहाँ से माइनिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी रिसोर्स से मॉनेटरी वैल्यू आ रही है, क्या हर कुछ मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं है ना। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग चीज़, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग चीज़, इसे मैं बताऊँ या ना बताऊँ, चलिए मैं इकोनॉमिक्स से बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में आपको जो पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स में अगला जो चैप्टर शुरू करें, इसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू करें, तो उसमें मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर बताता हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है मैं बताऊँगा। ऑलरेडी सुनने में सिमिलर यूज होते हैं, सुनने में लगते हैं सिमिलर है, आप इसे सिनोनिम की तरह इस्तेमाल भी करते हैं अपने आंसर में या नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है दोनों ही अलग वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स अलग हैं, ठीक है ना। तो क्या हम पढ़, क्या पॉइंट्स बताएं, मैंने वो क्या पॉइंट्स होते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कॉलोनियल पीरियड में तो क्या, यहाँ पे सर, यहाँ तो हिस्ट्री की बात होगी। हाँ, आपको सारी जानकारी रखनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी सोशल साइंस के अंदर आती है, आपको सारी की कलेक्टिव नॉलेज रखनी है, इंटरलिंकिंग करनी है। कॉलोनियल पीरियड आ गया, कॉलोनियल पीरियड आप कुछ भी सोच सकते हैं, जब अंग्रेजों ने एक्सपेंशन करा, क्या बोलते हैं, इंडिगो का जब खेती हुई, तो क्या जंगलों की कटाई होगी, जैसे हमारी ट्रेडिशनल जो फार्मिंग प्रैक्टिस है, स्लैश एंड बर्न, उससे भी नुकसान होता है, और जो जंगलों के लोग ही करते हैं,
जनरल लोग मतलब ऑफेंड ना हो, या जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वही करते हैं ना। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया, कॉलोनियल पीरियड हो गया, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, माइनिंग हो गई, डेवलपमेंटल वर्क्स हो गए, सारी चीज़ें हैं, सारी रीजन्स हैं जिससे कि क्या होती है डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, रीजन्स फॉर डिप्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, रीजन्स फॉर डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मुझे लग रहा है अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, धीरे धीरे आज बोल रहा हूँ तो चलिए जैसे बोलता हूँ वैसे शुरू करता हूँ। ठीक है, क्या है रीजन्स फॉर डिप्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। रीजन्स क्या है, जो मुख्य कारण है, क्या मैंने बताया, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। जो लैंड है ना, लैंड लिमिटेड है, लैंड के नंबर फिक्स है कि आप कितना ही लैंड है। तो ऐसा बताइएगा जोग्राफिकल फैक्टर में, जो मैंने आपको जोग्राफी में पढ़ा है, इंडिया की लैंड साइज क्या है, लैंड एरिया क्या है, ये सब कमेंट करिए, कमेंट क्या करें, मैं इसे प्राइवेट रखता हूँ। इसे फिर से अगर वीडियो आप कभी फ्यूचर में देखते हैं तो कमेंट करिएगा इंडिया की जोग्राफिकल एरिया कितनी है, जोग्राफिकल बाउंड्री जो है कितना एरिया कितना है। ठीक है, लैंड तो लिमिटेड, लेकिन लैंड लिमिटेड, फॉरेस्ट तो आपको एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रोड्यूस चाहिए, आपको खाना चाहिए, खाना मतलब खाना ही बोलते हैं ना और क्या। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए तो आपको खेती करनी पड़ेगी, खेती के लिए लैंड फिक्स है, तब उस क्या करेंगे, जो जंगल है उसे साफ करेंगे, जंगल काटेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे, तभी तो आप नए लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। नया लैंड है, नई जो लैंड फॉरेस्ट डिप्रेशन करने के बाद फॉरेस्ट को काट के मिलेगी, तो आप उसका एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक समझ में आया। वैसे मैं थोड़ा थका हुआ, इसलिए ये रीजन है, एनर्जी डाउन है, बोलने के बाद भी एनर्जी नहीं आ रही, बस थका हुआ। बस आपको समझाऊंगा पूरा, मैं एनर्जी डाउन नहीं करूँगा। चलिए फिर से शुरू करते हैं। क्या रीजन है आपके, रीजन क्या है, रीजन पढ़ लिखिए। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कॉलोनियल पीरियड। थर्ड पॉइंट क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लैंग्वेज आप अपनी यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कोर वर्ड है ना, जो कोर पॉइंट्स आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सॉरी शक्तिमान, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और क्या मैंने बताया, डेवलपमेंटल वर्क्स, जो विकास कार्य है ना, विकास का कार्य, उससे भी होती है परेशानी। क्या होती है, जो विकास के कारण, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, हमारे जो डैम्स है, रोडवेज है, हाईवेज है, जो एयरपोर्ट बन है, उसकी वजह से भी जो क्या है, मैं कहता है। और पॉइंट क्या होगी, माइनिंग के कारण, माइनिंग एक रीजन आपने शायद नहीं सोचा होगा। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग से क्या नहीं होगा, अगर कोई गाय या घोड़ा ग्रेजिंग कर रहा है डेली रेगुलरली एक ही लैंड पे, तो क्या ही हो जाएगा, क्या होगा मैं बताता हूँ। पर आप एक ही जगह बार बार अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, क्या होगा, बार बार खा रहे हैं। जो जैसे आपने पढ़ा होगा ना, पढ़ा ही होगा, मैं फिर बताता हूँ, पढ़ा ही होगा, जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। मिट्टी को बांधना मतलब क्या, मिट्टी को रस्सी से थोड़ी बांधते हैं, अपने रूट्स से उसे टाइट रखते हैं, हवा से इरोजन नहीं होने देते हैं, पानी से इरोजन नहीं होने देते हैं। अगर एक ही जगह पे, एक ही लैंड पे गाय या आपका जो कैटल है एक ही जगह पे बार बार ग्रेजिंग करता है, तो क्या होता है, वहाँ की घास जो है उसे दोबारा रीग्रोथ होने में टाइम लगता है। तो अगर वहाँ नहीं रहेगा, बार बार आप वहीं से ग्रेजिंग कराने ले जाते हैं, बार बार आपने देखा होगा, और 10 गाय एक ही जगह बार बार ग्रेजिंग के लिए जाती है, एक ही लैंड पे, एक ही पीस ऑफ लैंड बार बार ग्रेजिंग के लिए जाती है, हमेशा एक ग्रेजिंग के लिए जाती है, वो लैंड फर्टाइल नहीं होता। क्या, एक ग्रेजिंग पे ले जाता है, उसे क्या करना, आप अगर वहाँ की ग्रेजिंग करने के बाद जो रूट्स जो बांधती हैं, मिट्टी को टाइट रखती हैं, क्या हवा से भी इरोजन होता है, पानी से भी इरोजन होता है, तो फर्टिलिटी लूज हो जाएगी।
और टॉप मोस्ट लेयर में से ही तो फर्टिलिटी होती है। टॉप मोस्ट लेयर जो है जिसमें ह्यूमस कंटेंट होता है, ह्यूमस कंटेंट होता है, उसी से फर्टिलिटी होती है। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग के रीजन है, ओवर ग्रेजिंग। ट्रेडिशनल 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 फार्मिंग प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या मैं बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बताया ना, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड्स की डिमांड बढ़ी, फूड की डिमांड बढ़ी तो क्या करेंगे, जो जंगल उसे हम काटेंगे। और जब जंगल प्रोडक्ट को जो जो वाइल्ड जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या जंगल की सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, कोर्स ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है अब कहेंगे सर हम तो फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका वीट है, राइस है, क्या जंगल में आते हैं, क्या जंगल से होते हैं, नहीं, हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन कैसे, फैक्ट्री में थोड़ी बनाते हैं, उसको हम सोइंग करते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं, पहले हम सो करते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं। तो क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके क्या एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी ऑब्वियस सी बात है, आप आपके जो रेजिडेंशियल एरिया वो भी बढ़ेंगे, तो आपको जंगल को काटना पड़ता है, डेवलपमेंट के नाम पे भी काटना पड़ता है। तो आपको समझ में क्या एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कोयला पीरियड में आपको बताता है सबसे अधिक जो एक्सपेंशन हुआ जंगलों की वास्ट वास्ट मासेज भी है और वास्ट नंबर में कटाई हुई है। तो क्या अंग्रेजों के टाइम इंडिगो की खेती के लिए, ओपीएम की खेती के लिए, उसके लिए हुई। कॉलोनियल पीरियड में सबसे अधिक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि रीजन जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज या फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम जंगलों की हर चीज़ जंगलों से इस्तेमाल करें। अभी सर बोला कि अभी तो आपने बोला कि हम इस्तेमाल नहीं करें। देखिए ये जो पॉइंट्स होते हैं ना आपके एग्जाम में लिखे कॉन्ट्रेडिक्टरी पॉइंट होते हैं। आप अगर एक्सेप्शन निकाले जाए, डिबेट करें, तो कुछ पॉइंट्स आपको इसमें गलत मिल जाएंगे। हर चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, जो हर चीज़ सही नहीं है एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें आप कमियाँ निकाल सकते हैं। जैसे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों का इस्तेमाल, रूट्स का इस्तेमाल, इवन लॉक्स हैं, लॉक में तो क्या लकड़ी पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, काटते हैं। तो एक्सटेंशन के लिए मेनली करते हैं। अब हम ऐसे उसे यूज भी करते हैं अपने प्रोडक्ट के तौर पे। डेवलपमेंटल वर्क से कैसे होगा, आप बोले डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिर भी आप बोले सर डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो रही है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो रही है। एक तरफ तो आप डेवलपमेंटल बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बोले इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंटल के मीन्स जैसे सिर्फ डेवलपमेंट क्यों है। जैसे ग्रीन जीडीपी आपने सुनी होगी ना, ग्रीन जीडीपी रहने देते हैं आपको, कॉनिक्स बताते हैं, कॉनिक्स अगर बताना देखते हैं, बताना मैं समझा पाऊँ तो फिर समझा, आपकी क्लास में पढ़ना नहीं हो सकता। ग्रीन जीडीपी तो क्या है डेवलपमेंटल वर्क्स, डेवलपमेंट जैसे हाईवे बनाना है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, डैम बनाना है, उसके लिए ज़्यादा जमीन चाहिए होती है, ज़्यादा लैंड चाहिए होता है। तो क्या है जंगलों की कटाई होती है, वहाँ बहुत सारे जंगल वहाँ से गुजर रहा, अमेजन के जंगल गुजर रहा। तो जंगलों के बीच से आपने देखा होगा ना, आपने ये देखा होगा कि मूवीज में दिखाते हैं बहुत अच्छा हाईवे है, बहुत सुंदर सा हाईवे है, आप ट्रेवल करें, दोनों साइड पेड़ हैं, बहुत सुंदर। जो पेड़ साइड है, बीच में भी तो पेड़ होंगे, आपने वहाँ रोड बना दी, अपने डैम बना दी, क्या फॉरेस्ट कवर कम होगा, फॉरेस्ट कवर जो कम होगी। जैसे आपके बुक में दिया 26,200 स्क्वायर मीटर, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड में कमी आई है। कब से 1951 से 1980 के बीच। वैसे ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बस ऐसे आपको बता दिया, आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये नंबर बढ़े ही है, ये जो नंबर है इसमें इंक्रीमेंट ही आई है, इंक्रीमेंट आई है, इसमें क्या है बढ़ोतरी ही मिली है, पुराना डेटा है, बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। अब इस बात की माइनिंग होती है ना, माइनिंग बहुत बड़े लैंड एरिया में होती है। माइनिंग किसी चीज़ की, डायमंड की माइनिंग हो, गोल्ड की माइनिंग हो, कॉपर की माइनिंग हो, सिल्वर की कॉपर की माइनिंग हो, ज़्यादा जमीन चाहिए होती, ज़्यादा जगह पर होती। तो हाँ अगर वहाँ पेड़ भी जैसे तेलंगाना वाला जो जंगल का मुद्दा है ना, कांचा गाची बोली फॉरेस्ट, वहाँ किस बारे में बात की गवर्नमेंट ने, क्या हुआ वहाँ माइनिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। वहाँ इंडिया की जो कोल डिमांड है, कोल डिमांड को फुलफिल कर सकता है, कोल डिमांड जो है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं कैसे, और जंगलों की कटाई करते हैं, माइनिंग करते हो सकता है कोल डिमांड के जो इंडिया कोल डिमांड है,
कोल्ड डिमांड जो कोल्ड की शॉर्टेज पड़ती है, गर्मियाँ चल रही ना, अभी भारी शॉर्टेज होती है इंडिया में कोल्ड की, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, हमें आसानी होगी, डेवलपमेंट में काम देगा। जो हमारे पैसा है जीडीपी का, जो हम फॉरेन फॉरेन करेंसी है उसका इस्तेमाल करते हैं कोल्ड रिजर्व को इम्पोर्ट कराने के लिए, तो उसे हम कम इस्तेमाल करेंगे तो देश का विकास होगा। लेकिन माइनिंग भी तो रीजन है एकदम। आप माइनिंग जहाँ कर रहे हैं, जैसे तेलंगाना के टाइम, तेलंगाना जो मुद्दा जो उठा था, आपने न्यूज़ पेपर देखा होगा, आप न्यूज़ में सुना होगा, रील्स में देखा होगा, तो बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग वाला मुद्दा बताए थे, एक ही पीस ऑफ लैंड आप बार बार ग्रेजिंग कराते हैं कैटल से, तो वहाँ की फर्टिलिटी लूज होती है, फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। अब जंगलों की फर्टिलिटी नहीं, प्लांट्स की फर्टिलिटी नहीं रहेगी, समझ रहे हैं। तो कौन क्या ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस कौन करता है, ये कौन करता है, ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज। कौन प्रैक्टिस है, ट्राइबल कम्युनिटी, गॉन्स कम्युनिटी हो गए, गॉन्स हो गए, धुरियाज हो गए, भारताज हो गए, भारताज हो गए, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी है। ये सारी कम्युनिटी जो है ना जंगलों में रहा करती थी, अब अभी भी रहती है, लेकिन नंबर्स में सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट स्लोप जो है ना लो दिखाई दे, ग्रोथ का नहीं दिखाई दे। ग्रोथ तो कहीं होगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है इंटरनेट की, सभी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड, मोबाइल फोन से कनेक्टेड है, जंगल के लोग कनेक्टेड हैं, तो क्या हुआ, इनकी कनेक्टिविटी हो गई, तो ये जंगल, और जंगलों की कटाई करी थी, इनसे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। देखिए जंगलों की कटाई में तो इम्पैक्ट है, इनकी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है, स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन नहीं बोलते हैं, ये भी गलत है। आप जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, कुछ साल तक वहाँ पर एग्रीकल्चर काम करते हैं, फिर नए लैंड पर प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते। आम का पेड़ ऐसा नहीं कि 6 महीने फिर से बड़ा हो जाएगा, कुछ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं, ठीक है, समझ में ईयर्स। रीजन फॉर डिप्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, रीजन फॉर डिप्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो है ना मैं आपको कल पढ़ा देता हूँ, ठीक है, कल इसे खत्म ही कर दूंगा, इसे मैं कल खत्म कर देता हूँ। मैं आज थोड़ा थका हूँ तो इसे मैं कंटिन्यू करता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे नहीं, मैंने आपको इसे बताया IUCN के आगे जो IUCN मैंने कल ही बता दिया था आपको, उस एग्जाम में क्या होता है, रेयर स्पीसीज बताया, नॉर्मल स्पीसीज, इंटेलिजेंट स्पीसीज बताया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज बताई। तो सिचुएशन, करंट सिचुएशन है इनकी वर्ल्ड में, IUCN एक डेटा पब्लिश करता है, जो आपके बुक में एग्जाम्पल, बस 3 ही एग्जाम्पल्स नहीं, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं इन कैटेगरीज में, तो उनके बारे में हमने पढ़ा है। जस्ट रीजन फॉर डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व सुना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज सुना, ठीक है। अब समझ में कल हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे ही कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से क्या इनिशिएटिव है, फॉरेस्ट रिजर्व क्या है, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट के लिए लॉ बनाया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, अनक्लास फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट के बाद फॉरेस्ट के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ें, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया, मैंने आज ट्राई किया धीरे बोल के भी, फास्ट बोल के, मैं खुद ही वीडियो देखूंगा, मुझे कैसा लगता है मैं फिर थोड़ा डिसाइड करूँ। मुझे तो लगता है मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ तो अच्छा पढ़ाता हूँ, धीरे में एनर्जी नहीं आ रही अगर सुस्ती आ गई बॉडी में, लूज पड़ी हुई, एनर्जी ही नहीं। तो कल से फास्ट ही पढ़ा, आवाज़ फास्ट मतलब बहुत स्पीड में नहीं पढ़ूंगा, आवाज़ की जो अभी मैं वैसे बोलूँगा, आवाज़ थोड़ा तेज होना चाहिए, दम होना चाहिए आवाज़ में, ठीक है। बाकी चलिए इसे रिविजन करते रहेगा तक, इसे मैंने जितना ही पढ़ाया आपको ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट से, तो सभी को रिविजन करिए, इसे मैं कल की क्लास में खत्म होगा। चलिए तो इसे रिविजन करिएगा फिर से, आपको समझ में आएगा। तो चलिए तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।